गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 1 से लेकर 9 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल न्यूज की। द फर्स्ट न्यूज इज इंडिया हैंड ओवर G20 प्रेसिडेंसी टू ब्राजील। आपको पता होगा कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो 2023 के लिए इंडिया के पास थी और 2024 के लिए इंडिया ने B20 प्रेसिडेंसी को ब्राजील को हैंड ओवर किया है और ब्राजील 2024 में G20 को होस्ट करेगा। B20 इंडिया चेयर जो है एन चंद्रशेखरन, उनके अकॉर्डिंग इंडिया की जो B20 प्रेसिडेंसी है उसका थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो G20 के बारे में कुछ बेसिक न्यूज जो इस बार इस वीक में करंट अफेयर्स में थी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी थी उसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है महाउपनिषद, वहां से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंपली पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो वासुदेव कुटुंबकम है कौन से उपनिषद से लिया गया है, क्योंकि आपको अगर पता हो, आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो तो ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे जा भी चुके हैं। एसेंशियली जो थीम है इसका ये क्या फॉर्म करता है? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सभी हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अर्थ प्लैनेट पर जो भी रहते हैं वाइडर यूनिवर्स से सभी कनेक्टेड हैं। जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम ये लाइफ को भी स्पॉटलाइट करता है। लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही जिसका जो है आप बोल सकते हो लॉन्च किया था। इसमें क्या है, आप इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस जो है वो करोगे इंडिविजुअल लाइफस्टाइल्स में भी और नेशनल डेवलपमेंट में भी, सो दैट हम ग्लोबल लेवल पर क्लीनर, ग्रीनर एंड ब्लूअर फ्यूचर को वहां रिजल्ट दे सके। तो यहाँ पर आप G20 का लोगो भी देख सकते हो, यहाँ पर इसका थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं। अभी जो न्यूज में था G20 की जो अभी अपकमिंग समिट है वो दिल्ली में हो रही है अभी सितंबर में ही, जिसके लिए जो डेलीगेट्स है उनका आना भी स्टार्ट हो गया है। इसी के लिए जो भारत मंडपम जो है, जो जहां पर ये मीटिंग होगी, जो सजाया गया है, उसके बाहर नटराज स्कल्पचर इंस्टॉल किया गया है। तो नटराज स्कल्पचर क्या है? ये लॉर्ड शिवा का डांस फॉर्म का एक स्कल्पचर है। 27 फुट का ये नटराज स्कल्पचर है जो कि इंस्टॉल किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ऑफिशियल्स ने बताया कि जो ये स्कल्पचर है ये ट्रेडिशनल स्थपतिज ने बनाया, स्वामी मलाई के, जो कि हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में स्पेशलाइजेशन है जिनकी, और उन्होंने इस प्रोसेस के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस को यूज किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज में आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते भी हो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है। जो मेजरमेंट्स है वो कौन से यूज किए हैं? जो शिल्प शास्त्र में मेंशन्ड है। तो शिल्प शास्त्र क्या है? एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट है जो कि एक मैनुअल की तरह कंसीडर किया जाता है, जिसमें सारी मेजरमेंट्स वगैरह फॉलो की जाती है। स्कल्पचर्स, हिंदू जो आइकोनोग्राफी के लिए प्रपोर्शंस वगैरह देखी जाती हैं, उसकी कंपोजिशन, प्रिंसिपल्स, मीनिंग, हर चीज को फॉलो किया जाता है। ये जो स्कल्पचर है ये 8 मेटल्स यूज किए गए हैं इसको बनाने के लिए। कौन कौन सी? कॉपर, जिंक, लेड, टिन, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी एंड आयरन। और इसको चिला ट्रेडिशन के स्टाइल में क्रिएट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है वहां पर जो चलता था 9th सेंचुरी से के बाद से। ऑफिशियल्स ने बताया कि जो ये नटराज है इनको लॉर्ड ऑफ डांस भी बोला जाता है। ये क्या सिंबलाइज क्या करते हैं? ओमनी प्रेजेंट एंड इन्फानाइट। ओमनी प्रेजेंट होता है कि हर जगह प्रेजेंट है, इन्फानाइट जिसका कोई एंड नहीं है। ये जो फॉर्म है लॉर्ड शिवाजी की है और ये सिंथेसिस है रिलीजन, फिलोसफी, आर्ट, क्राफ्ट एंड साइंस की। नटराज का जो आइडल है इसमें 2 इनविजिबल ट्रायंगल्स हैं। मैं यहाँ पर आपको हाइलाइटर का कलर चेंज करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप जो कलर चेंज करके हम देखते हैं ऐसे इनविजिबल ट्रायंगल है। एक हिस्सा क्या है? शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, एक करता है शिव को। इसी के नाम पर जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट था उसको शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भारत मंडपम है इसके अंदर 4500 साल पुराने जो हड़प्पन डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर है जो कि मोहनजोदड़ो में डिस्कवर किया गया था, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, उसका रेप्लिका बनाया गया है। रेप्लिका मींस उसका
कॉपी बनाया गया है। ये मोहनजोदड़ो से डिस्कवर किया गया था 1926 में। ये जो डांसिंग गर्ल है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से, ये एक एलिवेटेड, एक हाइट पर पोडियम स्टैंड है, उस पर रोटेट करता है अराइवल हॉल के सेंटर में। इसकी जो एक्चुअल हाइट है 10.5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो रेप्लिका है जो इसके लिए भारत मंडपम के लिए बनाया गया है वो 5 फीट का बनाया गया है, जिसका 120 केजी वेट है। सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि इस बार इस मीटिंग में G20 समिट को G21 में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। कैसे? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने का जो प्रपोजल है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया गया था, सो दैट हम G20 को इंक्लूसिव बनाएं, ग्लोबल साउथ को जो रिप्रेजेंट करें। अफ्रीकन यूनियन क्या है? इसमें 55 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड की 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज को ऐड करेगा। तो ये G20 से G21 बन जाएगा। जो G20 है ये है क्या? इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज हैं एंड एक यूरोपियन यूनियन है। 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन या फिर 20 मेंबर्स, दोनों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना और इसको ध्यान से डिफरेंशिएट करना। 19 देश और यूरोपियन यूनियन, टोटल 20 मेंबर्स हो गए। तो 19 जो है मेंबर नहीं है या 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन। मेंबर्स कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की जो कि टर्की का नाम है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। ये मेंबर्स हैं, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब इसके इनविटेशन गए थे 9 सितंबर के डिनर के लिए, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ श्री धर्मेंद्र प्रधान एट डिनर ऑफ दिस। तो इसका जो वेन्यू आप देख सकते हैं भारत मंडपम है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। इंडिया टू भारत, हमारे जो गवर्नमेंट है, अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि हम इंडिया को जो लीगली या डॉक्यूमेंट्स में ज्यादातर भारत यूज करेंगे। सो राष्ट्रपति भवन ने इसी के लिए जो इन्विटेशन में भी इंडिया की जगह भारत का नाम दिया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्री का जो नाम है वो चेंज करना है परमानेंटली, उनको एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में वहां पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एक बिल जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि कंट्री का जो नाम है इंडिया से भारत चेंज हो। लेकिन जो आर्टिकल 1 है हमारे संविधान का वो यही बोलता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहां पर इंडिया और भारत दोनों मेंशन्ड है। दोनों ही जो नाम है ऑफिशियल है, लीगल है, जो जुडिशियल और पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। इंग्लिश में हम अपने देश को इंडिया बोलते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में हम भारत बोलते हैं। तमिल में अगर बात करें भारता बोलते हैं, मलयालम में भारतम बोलते हैं, तेलुगु में भारत देशम बोलते हैं, द्रविडियन लैंग्वेजेस में ऐसे अलग अलग नाम है। महाभारत में जो भारत किंग थे, जो राजा थे भारत, उन्हीं के नाम पर भारत का नाम दिया गया था, जो कि किंग दुष्यंत और क्वीन शकुंतला के बेटे थे। भारत का जो एसोसिएशन है वो जो लिजेंडरी एंशिएंट किंग भारत है उन्हीं के नाम पर है। और उनको जो ऋग्वेदिक का कबीला है, ऋग्वेदिक कबीला भारतास का, उनके पूर्वज का जो दर्जा दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। आपको पता होगा लास्ट मंथ भी हमने डिस्कस किया था कि इसरो ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया था। अब 2 सितंबर को इसरो ने सन मिशन भारत का पहला लॉन्च किया है, जिसका नाम है आदित्य L1। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि इसरो ने अपना पहला सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 लॉन्च किया है, जो कि PSLV C57 लॉन्च व्हीकल को यूज करके लॉन्च किया गया। ये जो स्पेसक्राफ्ट है 125 दिन के लिए जो वहां ट्रेवल करेगा, उसके बाद एक हेलो ऑर्बिट है, वहां पर जो प्लेस हो जाएगा अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट L1, तभी इसका नाम L1 है। एक लैग्रेंजियन पॉइंट है जो कि सन के बहुत करीब माना जाता है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेमैन के लिए अगर आप समझो तो L1 क्या है,
एक स्पेस में ऐसी लोकेशन है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जो दोनों जो अर्थ की और सन की इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि दोनों की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस स्पेसक्राफ्ट को अफेक्ट नहीं करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी सैटेलाइट अगर इसमें हम प्लेस करेंगे उसको कोई इंटरप्शन नहीं होगी, ना ही सन की, ना ही मून की, ना ही अर्थ की। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है। इसमें 7 पेलोड्स जो भेजे गए हैं जिसमें से 4 सनलाइट को ऑब्जर्व करेंगे, बाकी के जो 3 हैं वो प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड है सन का उसको मेजर करेंगे। जो प्राइमरी पेलोड विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है VELC, ये 1440 इमेजेस भेजेगा पर डे ग्राउंड स्टेशन में पिछले अगले 5 साल में, या फिर आगे भी अगर ज्यादा टाइम भी हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल रहता है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेब के एंड में 2024 में फर्स्ट इमेजेस जो है एक्सपेक्टेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो 7 पेलोड्स हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं तो उनके नाम मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किए। आगे बात करते हैं, इंडिया जो है वो पहला एडिशन होस्ट कर उसने किया ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस का। तो जो इनॉग्रल एडिशन है वो इंडिया होस्ट करेगा अक्टूबर में। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत में इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें बहुत अच्छे लेवल के, बड़े लेवल के जो लोग हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे की प्लेयर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सभी को पूरी दुनिया से इन्वाइट किया जाएगा जो कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च, कंप्यूटिंग सिस्टम वगैरह में उसको डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं इंडिया की नई वॉरशिप महेंद्रगिरी की। सो महेंद्रगिरी की जो कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा की जो 7th और लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट है वो लॉन्च की गई है, जिसका क्या जो इंडिया का एक बोल सकते हो सेल्फ सफिशिएंट नेवल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। महेंद्रगिरी का जो लॉन्च है ये इंडिया के अनवेवरिंग फोकस के साथ भी कोइंसाइड करता है, क्योंकि इंडिया डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता अचीव करना चाहता है। तो आपको बस ये याद रखना है, महेंद्रगिरी क्या है, इंडिया का नेवल वॉरशिप है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा का पार्ट है। तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स क्या है, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया सो दैट हम स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की सीरीज जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। 2 कंपनीज ने कंस्ट्रक्ट की, कौन कौन सी, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स जो है ये स्पेसिफिक स्टेल्थ डिजाइन के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसमें रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग्स हैं, जिसके जो नाम है पहले वाले, ये 7th है, जो पहले वाले हैं कौन कौन से हैं, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है 2023-24 और 24-25 के लिए। इसका क्या एम क्या है, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जो मैनुअली जो है क्लीनिंग करते हैं, वेस्ट पिकर्स हैं, कूड़ा वगैरह जो उठाते हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको अपलिफ्ट करना, उनकी ग्रोथ करना, वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे और इफेक्टिव फंड एलोकेशन पे फोकस करेगा टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस की फिजिबिलिटी देखने के लिए कि अगर लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं, जो विधानसभा होती हैं, उनके जो इलेक्शंस हैं एक साथ करवाए जाए, जैसे एक तो जो लोकसभा के जो भी 2024 में होंगे और जो स्टेट्स के होते हैं अलग अलग होते हैं, तो अगर ये इकट्ठे करवाना पॉसिबल है क्या, उसमें चैलेंजेस आएंगे। हर चीज को ये देखने के लिए पैनल बनाया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, सो दैट ये फिजिबिलिटी चेक करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन टू स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी उनकी जब भी रिपोर्ट आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि रामनाथ कोविंद पैनल का क्या एम था। आगे बात करते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया गया है
और इसमें एक और चीज मेंशन की हुई है कि एनसीईआरटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी तो बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, सिमिलरली वैसे ही। लेकिन जो हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एनसीईआरटी का एक और जो प्रोग्राम है जादुई पिटारा, जो कि एक प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एनसीईआरटी ने डेवलप किया है, उसका भी मेंशन किया। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जादुई पिटारा क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा। 3 से लेकर जो है 8 साल के बच्चों के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग, यानी कि खेल के रूप में उनको सिखाया जाएगा। आगे बात करते हैं, गांधी दर्शन गेट्स अ फेसलिफ्ट प्रेसिडेंट टू अनवील स्टैचू ऑन सितंबर 4। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 सितंबर को एक 12 फुट स्टैचू जो है महात्मा गांधी जी का और एक गांधी वाटिका यानी कि गार्डन लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया है राजघाट के पास। एक फंक्शन जहां पर सेलिब्रेट हो रहा था टू सेलिब्रेट द 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है, तो उसी मौके पर ये जो लॉन्च इनकी इनॉग्रेशन की गई है। ये जो स्टैचू है और गार्डन है, ये गांधी दर्शन के प्रेमाइसिस पर लोकेटेड है। एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। ये जो है जयपुर से आर्टिस्ट है, उन्होंने ही इसको बनाया। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं सेंटर की दीक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की। ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प भी ऑफर करेगा। तो जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये तैयार है टू इंटीग्रेट पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग PAL। कहां पर, जो पहले दीक्षा प्लेटफॉर्म है उसमें। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म की क्या फुल फॉर्म है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। PAL का जो सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है, ये हर स्टूडेंट को अलाउ करेगा टू हैव एन इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि हर बच्चे की जो निजी उनकी कैपेबिलिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको सिखाया जाएगा। उसके बेस पर करिकुलम जो है वो डिजाइन किया जाएगा, जो भी बच्चों की यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज हैं। दीक्षा एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ई कंटेंट प्रोवाइड करता है स्कूल्स के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। दीक्षा में डिजिटाइज्ड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग टेक्स्ट बुक्स जो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स, वो भी फीचर्ड है, जो कि नेशनल और स्टेट बोर्ड से यूज करते हैं। और दीक्षा क्या है कि स्टैटिक कंटेंट रिपोजिटरी है। स्टैटिक कंटेंट होता है जहां पर आपको करंट अफेयर्स, जो करंट हैपनिंग्स वगैरह वो नहीं मिलेंगी। आगे बात करते हैं ग्लोबल इंडिया AI 2023। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज कर रही है ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 इस साल अक्टूबर में। यहाँ पर AI प्लेयर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स पूरे दुनिया से, इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें बहुत ही वाइड लेवल पर टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग एंड फाउंडेशन AI मॉडल्स हो गए, AI's एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर गवर्नेंस इन नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, फ्यूचर AI रिसर्च ट्रेंड्स हो गए, AI कंप्यूटिंग सिस्टम्स हो गए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड नर्चरिंग AI टैलेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आरोग्य मैत्री क्यूब की। आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है, इंडिया ने दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल बनाया है जो कि पोर्टेबल है, यानी कि जिसको आप एयरलिफ्ट करके कहीं और लेके जाकर असेंबल कर सकते हो अलग अलग क्यूब्स में। और अगर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई क्राइसिस आता है जहां पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं वहां पर अवेलेबल है, वहां पर इंडिया इसको एयरलिफ्ट करके वहां के लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। ऐसे जो है इसको आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर, इसको आरोग्य मैत्री क्यूब बोला जाएगा। ये प्रोजेक्ट विषम के अंडर जो है बनाया गया है। विषम की क्या फुल फॉर्म है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, जिसमें 3 फ्रेम्स हैं। जो तीनों फ्रेम्स में 12-12 मिनी क्यूब्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखने हैं आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है। और अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल कौन बनाया, किसने बनाया है, इंडिया ने। आगे बात करते हैं गुजरात डिक्लेरेशन की। आपको पता होगा हमने लास्ट मंथ डिस्कस भी किया था कि WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन की ग्लोबल समिट हुई है पहली बार। कहां पे, इंडिया में, गुजरात में। ये फर्स्ट WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट थी
जिसकी जो आउटकम है, क्या उसके एमओएम्स वगैरह रहे, उसको जो डॉक्यूमेंट किया गया है गुजरात डिक्लेरेशन की फॉर्म में। ये जो डिक्लेरेशन है इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह कैसे यूज करनी है, जो इंडिजीनियस नॉलेज, बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इन चीजों को यूज किया जाएगा। इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को टारगेट किया जा रहा है, ऑल हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। पहली जो ग्लोबल समिट है वो WHO ने ऑर्गेनाइज की है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने को होस्ट की 17 to 18 अगस्त 2023 में गुजरात के गांधीनगर में। ये हमने अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। अभी जो इसका आउटकम है वो आया है गुजरात डिक्लेरेशन की फॉर्म में। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना की। ये न्यूज में थी। तो पीएम दक्ष योजना 2020-21 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसकी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी, एक पोर्टल भी था। और इसमें क्या था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट है, सफाई कर्मचारीज हैं, ये टारगेट ग्रुप से ओबीसीज हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हो गई, इन सभी को जो टारगेट किया गया था, जिसमें वेस्ट पिकर्स भी इंक्लूडेड थे। 18 से लेकर 45 साल की इसमें एज लिमिट थी। इनकम क्राइटेरिया जो शेड्यूल कास्ट है, सफाई कर्मचारी से, इनके लिए कुछ भी नहीं था। वेस्ट पिकर, डीएनटीज वगैरह हो गए। लेकिन जो ओबीसी थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनकी 3 लाख दी हुई थी जो इनकम क्राइटेरिया, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनकी फैमिली एनुअल इनकम जो है 1 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये टारगेट थे। इसमें क्या है, उनकी अपलिफ्टिंग के लिए काम किया जाएगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल बनाने के लिए उनको। आगे बात करते हैं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया है 1 to 8 सितंबर 2023 में अंडर उल्लास। उल्लास क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि 2022 से लेकर 27 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी के आप बोल सकते हो प्रपोर्शनेट, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करेगी। इसका जो लोगो है या जो टैगलाइन है वो है जन जन साक्षर, और पॉपुलर नेम जो उल्लास है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया। ये 2022 और 23 से लेकर 27 तक चलेगा। इसमें क्या होगा, एजुकेशन फॉर ऑल के सभी एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे। 15 साल और उससे ज्यादा के एज ग्रुप वाले लोगों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो है वो डिजाइन किए जाएंगे, सो दैट हर कोई घर बैठ के एक्सेस कर सके। वॉलंटियर भी कर सकते हैं। तो अगर कोई टीचर्स हैं जो कोई भी लोग पढ़ाना चाहते हैं, वॉलंटियरिज्म भी इसमें जो इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है टाइफून हाइकुई। टाइफून क्या होता है, जैसे आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हो इंडियन ओशियन में, वैसे ही साउथ चाइना सी वाले रीजन में टाइफून बोला जाता है। टाइफून हाइकुई है, उसने रिसेंटली ताइवान के ताइतुंग कोस्टल रीजन में काफी जो है तबाही की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताइवान में ये हुआ था और इसने बाद में लैंडफॉल किया चाइना में। बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया। चाइना के साउथ ईस्टर्न फुजियन प्रोविंस है, वहां पर इसने लैंडफॉल किया, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका ने पहला फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल होस्ट किया है इन कोलैबोरेशन विद स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर एंड एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जिसका एम क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, एक सिग्निफिकेंट मोमेंट को मार्क करना इन द शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। आगे बात करते हैं, रिसेंटली इजराइल में एरिट्रिया के लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, तो इसकी वजह से जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने इजराइल को बोला है कि आप मास डिपोर्टेशन ना कीजिए। एरिट्रिया के जो लोग हैं, जो अभी वीकेंड क्लैशेस के बाद लोग एरिट्रिया के लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करेगा और इससे काफी खतरनाक ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो इसी वजह से ये न्यूज में थी। एरिट्रिया आपको ध्यान रखना है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे लोकेटेड है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है सारा, इधर जो दिखाया गया है। एरिट्रिया जो है यहाँ पर लोकेटेड है। एरिट्रिया की जो बाउंड्री किस किस के साथ शेयर होती है, जिबूती, इसके बाद है सूडान, और इधर है इथियोपिया, और यहाँ पर है रेड सी। और मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें तो सऊदी अरेबिया और यमन,
यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं जो अभी आसियान की इंडोनेशिया के जकार्ता में मीटिंग थी, वहीं पर बोला गया है कि जो म्यांमार है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो 2026 में आसियान की चेयरमैनशिप होल्ड करे। उसी की जगह पर फिलीपींस ने एग्री किया है कि वो रीजनल जो ये ब्लॉक है आसियान, उसकी जो चेयरमैनशिप है 2026 के लिए उसको टेक ओवर करेगा। तो आसियान के 10 मेंबर नेशंस है, हमने काफी बार डिस्कस किए हैं, आई होप आपको वो ध्यान में होंगे, यहाँ पर उसको रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली यूके ने बोला है कि रशिया के वागनर ग्रुप को वो बैन करेंगे एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वागनर ग्रुप को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिस्क्राइब किया गया है, दैट मीन्स वो क्रिमिनल ऑफेंस है ब्रिटेन में अगर आप वागनर ग्रुप से बिलोंग करते हो या फिर वागनर ग्रुप को प्रमोट करते हो। तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, वागनर ग्रुप कौन से देश का है और कौन से देश ने वागनर ग्रुप को बैन करने का डिसीजन लिया है। अब स्टेट न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने लैंड राइट्स सर्टिफिकेट बांटे हैं स्लम डिवेलपर्स को। आपको पता होगा कि जो उड़ीसा है इसका एक जग मिशन है जहां पर जो जिसके अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, स्लम डिवेलपर्स हैं, उनको भी लैंड राइट सर्टिफिकेट्स जो दिए जा रहे हैं, जिसमें भुवनेश्वर, कटक, बरहामपुर, संबलपुर, राउरकेला, ये सभी सिटीज हैं। उड़ीसा अकेला ही ऐसा स्टेट है पूरे देश में जिसने स्लम डिवेलपर्स को लैंड राइट्स दिए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जग मिशन के लिए ही उड़ीसा को यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में वो भी मिला था, क्योंकि उन्होंने जो इसका इनोवेटिव, आउटस्टैंडिंग एंड रेवोल्यूशनरी हाउसिंग आइडियाज जो है प्रोजेक्ट प्रोग्राम, उसको रिकॉग्नाइज किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, जग मिशन को 2017 में लॉन्च किया था, जिसको उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन भी बोला जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्लम टिटलिंग एंड अपग्रेडेशन इनिशिएटिव है। इसके अंदर झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को अपग्रेड किया जाएगा। एक बहुत ही यूनिक लैंड टिटलिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लैंड राइट्स दिए जाएंगे एलिजिबल स्लम रेसिडेंट्स को। इसमें जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है झुग्गी झोपड़ियों में, जैसे सड़कें हो गई, ड्रेन्स हो गए, जो सीवेज वगैरह का सिस्टम होता है, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, इन सभी को भी अपग्रेड किया जाएगा। सैनिटेशन हो गई, क्लीन वाटर सप्लाई, इसको सबको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा कि लिवेबल हैबिटेट्स में, जिसको आदर्श कॉलोनीज का नाम दिया जाएगा। आगे बात करते हैं सबल योजना की, जो कि हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। सबल की क्या फुल फॉर्म है? स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लाइवलीहुड स्कीम। इसका एम क्या है? जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनकी जिंदगी को इम्प्रूव करना, उनको असेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड करना। आगे बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2023 की, जो कि 71st मिस वर्ल्ड का एडिशन है। इस बार इंडिया में हो रहा है और इंडिया में कश्मीर होस्ट करेगा। श्रीनगर जो कि कैपिटल सिटी है कश्मीर की, वहां पर ये होगा। जो जूलिया मॉर्ले है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयर, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। इंडिया जो है होस्ट कंट्री जो है उसके चूज किया गया है इस लॉन्ग रनिंग ब्यूटी पेजेंट के लिए जून में, क्योंकि पहले इससे इंडिया से पहले यूएई को होस्ट किया गया था, लेकिन बाद में इंडिया को इसके लिए जो है सिलेक्ट किया गया है। ये जो दिसंबर में 8 दिसंबर को होगा मिस वर्ल्ड 2023। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया में कहां पर हो रहा है, श्रीनगर में, जो कि कश्मीर की राजधानी है। आगे बात करते हैं भद्रवाह राजमा की, जो कि जम्मू कश्मीर के राजमा है जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट अगर उसके कोई यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर उसकी जो कल्टीवेशन होती है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, सो दैट किसी और रीजन के लोग उस चीज को उस नाम से ना बेचे। ये जो राजमा है आम राजमा से छोटे साइज में होते हैं और इनका जो टेस्ट है थोड़ा सा मीठा होता है। जब इनको भिगोते हैं इनका जो कलर है रेड कलर थोड़ा सा पानी में आ जाता है, लेकिन जब इसकी कुकिंग होती है बहुत ही अच्छा रेड कलर का इसका कलर होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो भद्रवाह राजमा कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। और यहाँ पे आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर एक बार किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, और इंडिया में जीआई टैग जो जीआई रजिस्ट्री है चेन्नई में वो देती है। आगे बात करते हैं
इंडिया ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इंडिया के गुजरात के जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि इंडिजीनियस यहीं पर डेवलप किया गया है भारत में, 700 मेगावाट का है, उसका यूनिट 3 इसकी ऑपरेशंस स्टार्ट हो गए हैं पूरी कैपेसिटी पे, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन की। सो नागालैंड पहला स्टेट बन गया है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, जो 7 सिस्टर्स हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें से नागालैंड पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है जिसने आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन को इनिशिएट किया। ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्या होगा, बच्चों को अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम्स की वो असेस कर सके, उसके लिए इनेबल किया जाएगा। जब भी जो बच्चा न्यू बॉर्न होगा और 5 साल की एज तक उनको जो है बर्थ उसके साथ बर्थ रजिस्ट्रेशन की जाएगी विद आधार एनरोलमेंट, सो दैट बच्चे आगे जाकर जो भी उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई है उसको असेस कर सकें। आगे बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 400 ई बसेस जो है वो अभी डाली गई है सर्विस में। इसके साथ दिल्ली भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा ई बसेस है। टोटल 800 बसेस हो गई है इलेक्ट्रिक बसेस, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। ये किसका पार्ट है, जो सेंटर की फेम 2 है। फेम 2 क्या है, फास्टर एडॉप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्कीम, जिसके अंदर जो दिल्ली है उसमें 1500 ई बसेस जो है इंस्टॉल की जाएंगी। मीनवाइल जो अभी तक जो है 800 बसेस हो गई है, 400 पहले थी, 400 अब कर दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जो है लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, जो भी लोग पशुपालन करते हैं उनके पास मैक्सिमम 2 मिल्क काउ कैटल्स का वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं अप टू 40,000 पर एनिमल, यानी कि मैक्सिमम 2 एनिमल्स और एक एनिमल का अप टू 40,000 का इंश्योरेंस हो जाएगा। तो जो भी लोग है कैटल बियरर्स हैं उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा, और ये सिर्फ राजस्थान में ही लॉन्च की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की न्यूज की। सबसे पहले बात करते हैं काउंटर ड्रोन की। दुनिया का पहला काउंटर ड्रोन लॉन्च किया गया है जो हमारे भारत में किया गया। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोनोमस एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर दी गई है। हैदराबाद बेस्ड फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स, वहां पर डेवलप किया गया, जिसका नाम रखा गया है इंद्रजल। तो इंद्रजल आपको ध्यान रखना है, सीधा पूछ लिया जाएगा इंद्रजल क्या है। एक काउंटर ड्रोन है जो कि दुनिया का पहला काउंटर ड्रोन है। ये इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का वाइड एरिया काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम CUAS है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम क्या है, कैपेबल है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन किससे, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज ड्रोन से, सो दैट इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें और एडवांसमेंट हम ला सके। ये 360 डिग्री कवरेज करता है और 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इतना बड़ा एरिया को कवर कर सकता है। आगे बात करते हैं कोड डिवाइस की, जो कि IIT जोधपुर के साइंटिस्ट ने डेवलप की है अच्छी एयर क्वालिटी के लिए। जो कोड है इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट। ये क्या होगा, ये कम पावर, जो कम इसकी पावर इसको चाहिए होगी, बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट कर देगा, मोल्ड्स को, वायरसेस को, डस्ट और पोलन को कैप्चर कर लेगा और जो स्मेल वगैरह है उसको भी रिमूव कर देगा। काफी अच्छे लेवल पर इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, तो ये इंडोर एयर क्वालिटी के लिए बनाया गया है। ऐसे एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स वगैरह में कोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मून स्लीपर की। ये जापान ने लॉन्च किया है, जो कि लूनर लैंडर स्लिम है स्पेस में। जापान ने मून स्लीपर लॉन्च किया डोमेस्टिकली डेवलप्ड HIIA रॉकेट यूज करके, जो कि जापान का है। इस अचीवमेंट के बाद जापान भी दुनिया का 5th कंट्री बनने के एक जर्नी पे चला गया है कि अगर ये सक्सेसफुल होगा तो जापान दुनिया का 5th नेशन बन जाएगा मून पर लैंड करने वाला। नेक्स्ट ईयर 2024 में इसकी लैंडिंग प्लान्ड है। इसमें लूनर लैंडर जो कि लैंड करेगा, एक स्मार्ट लैंडर है, स्लिम जो है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। जापान का गोल क्या है, स्लिम को चांद के सरफेस पर जो लैंड करवाना विदिन 100 मीटर्स ऑफ इट्स इंटेंडेड टारगेट साइट, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरवरी 2024 में पहुंच जाएगा।
अब इन्वायरमेंट न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले है रेड सैंड बोआ। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो WCS है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, इन्होंने बोला है कि रेड सैंड बोआ की काफी इलीगल ट्रेड होती है, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। ये क्या है रेड सैंड बोआ, यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो। काफी रेयर नॉन पॉइजनस स्नेक है, जो जहरीला नहीं है, जिसको मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, ब्लैक मैजिक के लिए यूज किया जाता है। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है इसकी। पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ बंगाल के बाद की जो स्टेट्स हैं, असम, मणिपुर, ये सभी वहां पर नहीं मिलता। और जो इंडियन आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहां पर नहीं मिलता। इसके अलावा भारत की सभी जगह पर ही मिलता है। और आम लोगों में इसको 2 हेडेड स्नेक बोला जाता है, क्योंकि जो इसकी पूंछ होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, वो भी काफी थिक होती है और उसका भी राउंडेड एंड होता है, जैसे इसका यहाँ पर जो हेड है, तो इस वजह से इसको 2 हेडेड स्नेक बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, नियर थ्रेटेंड। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कंपाला डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। ये जो डिसीजन लिया गया है, रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट हुई थी, जो कि कीनिया और युगांडा ने को होस्ट किया था, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। जो कंपाला डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसको पहले 15 अफ्रीकन स्टेट्स ने साइन किया था युगांडा के कंपाला में जुलाई 2022 में। उसके बाद 48 अफ्रीकन कंट्रीज ने स्टेप लिया कि हम कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करेंगे, जो किस पे है, माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पर, सो दैट जो ह्यूमन मोबिलिटी है और क्लाइमेट चेंज है, उनको, उनके इंटरकनेक्शन को हम एड्रेस कर सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं एशियाटिक वाइल्ड डॉग की। ये क्यों न्यूज में था? कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव वाले लोगों को एशियाटिक वाइल्ड डॉग दिखा, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। एशियाटिक वाइल्ड डॉग को ढोलेस भी बोला जाता है। इसके अलावा इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड डॉग, माउंटेन वॉल्फ, ये भी इसी के नाम है। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो इसकी। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में। ये ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया के पूरे एरिया में पाया जाता है। इवन कि आप देखो नदरन मोस्ट, उत्तर में चले जाओ तो साइबेरिया तक भी पाया जाता है, और सदर्न साइड आओ तो मलेशिया तक। इतनी वाइड रीच है इसकी। और एज फार वेस्ट एज इंडियन पेनिनसुला, सब जगह मिलता है। 3 क्लस्टर्स में पाया जाता है इंडिया में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो है ढोलेस के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। ढोलेस ऐसे जो एनिमल्स हैं, ये जंगल्स में, स्टेपीज में, माउंटेन्स, स्क्रब फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, इनको यहाँ पर रहते हैं। IUCN स्टेटस की बात करें तो इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। इसकी अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ये ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी न्यूज की। सबसे पहले तो है इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट किया है मूडी ने 6.7%। 1 सितंबर को ये जो प्रोजेक्शन दी गई है, इसमें क्या रीजन दिया है कि जो इंडिया की ग्रोथ परफॉर्मेंस है काफी अच्छी हुई है, क्योंकि जो अंडरलाइंग इकोनॉमिक मोमेंटम है इंडिया का, वो इसको हेल्प करता है। तो मूडी ने बोला है कि इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है सेकंड क्वार्टर में 7.8% तक, इसको इस वजह से प्रिपेयर किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं RBI के जो गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास की, उनको टॉप सेंट्रल बैंकर का अवार्ड मिला है, उसका रैंक मिला है बाय US बेस्ड फाइनेंशियल मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस। शक्तिकांता दास जी को A+ रेटिंग दी गई है। इस जो ये रिपोर्ट होती है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड 2023, इसमें 101 कंट्रीज को कवर किया गया था, और शक्तिकांता दास को 3 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की लिस्ट में टॉप में रखा गया, जो कि A+ की जिनको रेटिंग दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मीटा है जो फेसबुक, इंस्टा की पेरेंट कंपनी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 5 लाख इंडियंस को डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग देंगे। तो जो यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने 3 साल की एक पार्टनरशिप लॉन्च की है, जिसका नाम है एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप
empowering a generation of students, educators and entrepreneurs. ये मिनिस्ट्री एंड सोशल मीडिया जाइंट एंड मेटा उनमें होगा। इसका एम क्या है, जो एस्पायरिंग एंड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर्स हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज दी जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग में स्किलिंग दी जाएगी, सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग हो, यूथ वर्कफोर्स इनको जो है नॉलेज हो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की, और वो न्यू एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स की तरह काम करें और एंटरप्रेन्योर्स को हम ट्रांसफॉर्म कर दें। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। तो जो नवरत्ना स्टेटस ये किसने दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने। इसका आप बोल सकते हो कि इसका फायदा क्या है, ये आरसीएफ को एम्पावर करती है जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से। ये जो कंपनीज है ये अप टू 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती हैं प्रोजेक्ट्स में विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है क्योंकि उनको अब नवरत्ना स्टेटस मिल गया है। आगे बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम की। सो हिटाची पेमेंट सर्विसेज जो कि जापान बेस्ड हिटाची लिमिटेड की सब्सिडरी है, उन्होंने इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है एज अ व्हाइट लेबल एटीएम। तो व्हाइट लेबल एटीएम वो होते हैं जो कि एक नॉन बैंक एजेंसी उसके द्वारा सेटअप किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। इसमें क्या होगा, आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है। जैसे आप यूपीआई की हेल्प से पेमेंट करते हो क्यूआर कोड को या बार कोड को स्कैन करके क्यूआर कोड को, वैसे ही आप जो एटीएम पे आपका क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन करके आप कैश विथड्रॉ कर सकोगे। फिजिकली एटीएम कार्ड कैरी करने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड्स जो ब्रिक्स में दिया गया है तेलंगाना के चीफ इनोवेशन ऑफिसर शांता थाउतम जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एसडीजी 4 है, ये क्या करता है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इनको प्रमोट करता है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसमें स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस भी है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, वो देती है। आगे बात करते हैं फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट रिच लिस्ट 2023 की, जिसमें मुकेश अंबानी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो पेट्रियार्क है उनको टॉप पोजीशन मिली है, और जो गौतम अडानी है अडानी ग्रुप के चेयरमैन उनको सेकंड पोजीशन मिली है। नेक्स्ट है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, ये मिला है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट पीवी सत्यनारायण जी को, जो कि आंध्र प्रदेश की आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में साइंटिस्ट हैं। ये अवार्ड उनको दिया गया है क्योंकि उन्होंने हाई यील्डिंग राइस की चावल की वैरायटीज डेवलप की जो कि पेस्ट जो कीड़े मकोड़े हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है जिसके पास, और एनवायरमेंट चैलेंजेस को भी फेस कर सकता है। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, जो कि 4 लोगों को मिला है। इसमें भारत के रवि कनन जी हैं जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं कैंसर के जो डॉक्टर हैं। ये असम के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में वहां पर डायरेक्टर हैं। इनको पहले पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। इनके अलावा बांग्लादेश के कौरवी रक्षांत, तिमोर लेस्ते के यूगोनियो लिमोस और फिलीपींस के मिरियाम क्लोनल फेरर और इंडिया के डॉक्टर रवि कनन, मैंने आपको अभी बताया, इनको अवार्ड मिला है। ये चारों की आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। रवि कनन जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, लिमोस है, ये क्या है फूड सॉवरेनिटी विजनरी है। मिरियाम क्लोनल फेरर जो है ये पीस बिल्डिंग पायनियर है, वमेन है, पीस बिल्डिंग पायनियर है। कौरवी रक्षांत जो है ये एजुकेशन फॉर ऑल चैंपियन है। तो ये 65th एडिशन था रामसे मैग्सेसे अवार्ड का। ये एशिया का प्रीमियर प्राइज और हाईएस्ट ऑनर है। आगे बात करते हैं मिस अर्थ इंडिया 2023 की, जो कि राजस्थान की प्रियन सायान बनी है। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 का नेशनल फाइनल हुआ था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। इसी इवेंट में प्रवीणा अंजना, यहाँ पर आप इनकी प्रवीणा अंजना की फोटो देख रहे हो, इनको मिस इंटरनेशनल इंडिया बनाया गया है। इसके अलावा जो पेमा शोगन भूटिया एंड तेजस्विनी श्रीवास्तव है, ये रनर अप अनाउंस की हुई है। डिफेंस के फील्ड की बात करें,
सबसे पहले तो है इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया है कि वो भारत ड्रोन शक्ति 2023 को होस्ट करेंगे। कहां पर? इंडियन एयरफोर्स एयरबेस है हिंडान गाजियाबाद में, जो कि यूपी में है, 25 और 26 सितंबर में। इस दिन क्या होगा, इंडिया की जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसकी प्रोग्रेस को प्रेजेंट करेंगे फुल कैपेसिटी में, जिसमें 50 लाइव एरियल डेमोन्स्ट्रेशंस की जाएंगी, यानी कि लोगों को डेमो दिखाए जाएंगे। सर्वे ड्रोन्स दिखाए जाएंगे, एग्रीकल्चर ड्रोन्स हो गए, फायर सप्रेशन ड्रोन्स हो गए, तो सभी टाइप के ड्रोन्स उसमें दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल स्टार्ट हो गई है। इसका एम क्या है? ऑपरेशनल रेडीनेस को और ज्यादा बूस्ट करना, कैपेबिलिटीज को और बूस्ट करना। ये वेस्टर्न एयर कमांड के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, जो कि जो काफी वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है, कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नल तक। त्रिशूल जो है 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक चलेगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन। ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए लोगों को फैसिलिटेट करेगा, जो वेटरन्स हैं या फिर जो लोग डिफेंस सेक्टर में थे उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो डिफेंस पर्सोनल जिनको शहादत हुई, उनके किन को, उनके रिलेटिव्स को हेल्प करेगा। ये जो सेंटर है दिल्ली के कंटोनमेंट में पहला सेंटर स्टैब्लिश किया करेगा। कॉमन सर्विस सेंटर होगा, इसमें वेटरन्स और उनके रिलेटिव्स को फैसिलिटीज देगा। गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज देगा, और जो पेंशनर्स अकाउंट है उनके अपडेट करेगा स्पार्श पोर्टल में, जो कि वेटरन्स का पोर्टल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट्स, स्कीम्स एंड इंडिसेस की। सबसे पहले तो है गीतिका श्रीवास्तव जी। ये इंडिया की गवर्नमेंट ने इनको वहां पर जो इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में पोस्ट ऑफ चार्ज डी अफेयर्स है, वहां पर इनको अपॉइंट किया है। पहली बार हुआ है कि एक वुमेन डिप्लोमेट इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में पोजीशन को होल्ड करेंगी। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मनीष देसाई जी की, जिन्होंने रिसेंटली प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। इनकी भी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम है थर्मन शनमुगारत्नम। इनकी भी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट है आर माधवन, जो कि सीनियर बॉलीवुड एक्टर हैं। ये अभी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं, जो पुणे में है, और जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है उसके भी चेयरमैन है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल की। इनके एक मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी थे। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सिंगापुर में, जो कि मीडिएशन सर्विसेज क्या होती है? जो झगड़े को सुलझाती है, मीडिएट करती है। जैसे आप बोल सकते हो ब्रोकर, या जैसे आप हिंदी में बोल सकते हो बिचौलिया होता है, वैसे का ये मीडिएशन सर्विसेज करेंगे थ्रू इट्स पैनल ऑफ इंटरनेशनल मीडिएटर्स, सो दैट जो पार्टीज हैं जो क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती हैं, उनको ये हेल्प कर सके। आगे बात करते हैं जया वर्मा की। ये पहली वुमेन सीईओ बनी है रेलवे बोर्ड की। ये सेक्रेटेरिएट ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी है, उन्होंने जया वर्मा सिन्हा की अपॉइंटमेंट जो क्लियर की है। पहली वुमेन सीईओ एंड चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की। तो यहाँ पर ये आपको इनकी पिक्चर दिख रही है। आगे बात करते हैं राजेश नाम्बियार की। ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बॉडी है जो नासकॉम, उसके चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं। ये कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसकी एक ऐप भी लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि आगे आए और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करें। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी मोटिवेट किया जाएगा कि उनके जो सीएसआर फंड्स होते हैं उनको हम जो हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए यूज करें। तो इसी वजह से न्यूज में था। इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है अभी, तो आपको ध्यान रखना है। इसका किस विजन के लिए काम कर रहा है? विरासत भी, विकास भी। नेक्स्ट है रिसेंटली जो इसकी एक रिपोर्ट जो रिलीज की गई है ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है
जो यूएन एजेंसीज, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर को एक साथ लेकर आता है सो दैट वो वेस्ट वाटर पोल्यूशन को टैकल कर सके। इसके क्या टाइटल क्या है, वेस्ट वाटर टर्निंग प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। वेस्ट वाटर क्या है, जो पहले यूज किया जा चुका है या पॉल्यूटेड है, यो गंदा है अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से, चाहे वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो, एग्रीकल्चर प्रोसेस हो, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। यूएनईपी ने जो है यूएनईपी इन्होंने ये रिलीज। नेक्स्ट बात करते हैं मैथिली ठाकुर, यहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। इनको अपॉइंट किया गया है क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए थ्रू सॉन्ग्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने इनको अपॉइंट किया है मैथिली ठाकुर को। तो ये 20 से भी ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में गा सकती हैं, अलग अलग देश के हिस्सों में ट्रैवल करेंगी एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन अर्ली वार्निंग फॉर ऑल कैंपेन, और लोगों को अवेयर करेंगी क्लाइमेट चेंज के बारे में। आगे बात करते हैं रिसेंटली जो जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी है उन्होंने रिपोर्ट दी है। तो जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी प्रिजन रिफॉर्म्स पर बनाई गई थी। उन्होंने कई पॉइंट्स जो दिए हैं जहां पर हाईलाइट किए हैं वो डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला है कि गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी में ही जेल्स हैं, वही वुमेन प्रिजनर को अलाउ किया जाता है कि वो अपने बच्चों को मिल सके किसी ग्लास सेपरेशन या बार्स के बिना। इसके अलावा 40% से भी कम इंडियन जेल्स हैं जहां पर सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए जाते हैं। 75% वुमेन वार्ड्स में जो किचन और टॉयलेट्स हैं वो उनको मेल वार्ड्स के साथ शेयर करना पड़ता है। इसके अलावा जो वुमेन प्रिजनर्स हैं उनकी चाहे वो अंडर ट्रायल है चाहे कन्विक्ट्स हैं, उनको सेम वार्ड में रखा जाता है। तो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी है कि टेलीमेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए फैसिलिटीज उनको, वर्चुअल कंसल्टेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए। उसके अलावा इनमेट्स को अलाउ किया जाए कि वो कंप्लेंट फाइल कर सके। वुमेन प्रिजनर्स हैं जिनको कोई फिजियोलॉजिकल, कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कोई सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स हैं, कि उनको काउंसलिंग मिले। नेक्स्ट बात करते हैं मालवीय मिशन की, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि यूजीसी ने आप बोल सकते हो लॉन्च किया है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या किया जाएगा, टीचर्स को टेलर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट फैकल्टी मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं। सबसे पहले दुरंत जो कि फुटबॉल कप है, पहली बार हुआ है कि जो मोहन बगन सुपर जायंट है इन्होंने ईस्ट बंगाल को हराया है और ट्रॉफी जीत ली है। 23 साल में पहली बार हुआ है। ये फाइनल मैच हुआ था कोलकाता में। सबसे दुरंत कप ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया में। पहली बार एचपी हिमाचल प्रदेश के शिमला में 1888 में इसके मैच हुआ था। आगे बात करते हैं मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 की, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है और चैंपियन रहे हैं। ये जो मैच है ये 2 सितंबर को ओमान के सलाला में हुआ था। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 53rd ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की, जो कि अजरबैजान के बाकू में हुई थी 14 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, जिसमें पंजाब के अमनप्रीत सिंह पहले इंडियन बने जिन्होंने मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल गोल्ड जीता है। इनके अलावा तियाना, साक्षी, सूर्यवंशी, किरणदीप कौर इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं वुमेन्स 50 मीटर पिस्टल इवेंट में। और इंडिया का ओवरऑल 3rd पोजीशन रही, जिसमें इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की, जिसमें डच F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टपेन ये जीते हैं। ये जो है रेड बुल टीम से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इवेंट हुआ था इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में मिलान के पास जो मोन्जा नाम की जगह है। आप इनकी यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अभी अभी जो हंगरी के बुडापेस्ट में चैंपियनशिप हुई थी वहां पर भी इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसी वजह से इसके बाद ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर आप इनके भी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो अभी हंगजाऊ एशियन गेम्स होने वाली है, वहां पर इंडियन कॉन्टिजेंट के ऑफिशियल स्पॉन्सर अपॉइंट कर दिए गए हैं अमूल। तो ये इंडिया के स्पॉन्सर होंगे। अमूल ने इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के साथ पार्टनरशिप की है थ्रू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लंदन 2012 से लेकर। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इसका सिंबल भी देख सकते हैं, इंडिया और अमूल।
नेक्स्ट बात करते हैं थाईलैंड की जो वुमेन क्रिकेट प्लेयर है नटाया, उनकी इन्होंने T20 इनिंग्स में 100 विकेट्स कंप्लीट कर दी हैं और पहली क्रिकेटर बन गई है, चाहे वो मेल कैटेगरी में चाहे फीमेल में, जिन्होंने 100 विकेट का मार्क क्रॉस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। ये इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है कुवैत के साथ मैच हो रहा था वहां पर। आगे बात करते हैं जो अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, उसकी ट्रॉफी फ्रांस के पेरिस में आईफिल टावर के बैकड्रॉप के साथ जो अनवील की गई है बॉलीवुड एक्टर उर्वशी रौतेला ने की है, जहां पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। पहली एक्ट्रेस बनी है जिन्होंने क्रिकेट की वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवील किया है। मिसलेनियस न्यूज देखते हैं। सबसे पहले लाइसाइट एक टर्म न्यूज में थी, ये क्या है? ये लाइसाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म क्या है कि जो रिलीजन है उसको वो किसी भी गवर्नमेंट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सेकुलरिज्म का जो प्रिंसिपल है फ्रेंच में उसको लाइसाइट बोलते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 बोलता है कि रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट को डिस्करेज किया जाना चाहिए गवर्नमेंट अफेयर्स में, स्पेशली रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आगे बात करते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक्स की, जो कि एनसीईआरटी और यूनेस्को न्यू दिल्ली के कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसमें क्या होगा, लाइफ स्किल्स पर लेसन्स जो है वो लोग बच्चों को जो सिखाए जाएंगे उनकी कॉमिक बुक्स में, सो दैट वो रिस्पॉन्सिबल और हेल्थ कॉन्शियस बिहेवियर उनमें इम्पार्ट किया जाए। जेंडर इक्वालिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इंडिया के खुद के ब्लॉकचेन बैक्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन की, जो कि एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? मैनेजमेंट एंड ब्लॉकचेन का यूज को सिंप्लीफाई करना बेस्ड ऑन हाइपर लेजर फैब्रिक एंड कुबेर नीड्स क्लस्टर को इसको सपोर्ट करेगा। ब्लॉकचेन डेवलपर्स को हेल्प करना है सो दैट वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करें। हाइपर लेजर फैब्रिक क्या है? डिजिटल एसेट एंड आईबीएम ने इनिशिएट किया था। एक एंटरप्राइज लेवल परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो कि एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को क्रिएट करने के लिए। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण माह 2023 की, जो कि 6th एडिशन है। सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पोषण माह की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका एम क्या है? लोगों को माल न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर करना, माल न्यूट्रिशन को टैकल करना। थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, न्यूट्रिशन विच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू हेरिटेज मंथ की, जो यूएस की जॉर्जिया स्टेट है वहां पर अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ डेजिग्नेट कर दिया गया है। तो बात करते हैं शेयर डॉट मार्केट, जो फोन पे है, इन्होंने शेयर डॉट मार्केट एक नई ट्रेडिंग ऐप लॉन्च की है। इसकी हेल्प करके यूज करके जो लोग हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वगैरह में। आगे बात करते हैं फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेचू अनवील किया गया है। कहां पर? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कहां पर किया गया, कोयम्बटूर में। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया के आर.के. शनमुगम शेट्टी जी। तो ये बहुत ही एक बड़ा अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया है साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन में। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये उनका स्टेचू है, कोयम्बटूर में इसको अनवील किया गया है। ऑब्ituaries देखते हैं। एसपीजी चीफ अरुण कुमार सिन्हा पास्ट अवे, ये डायरेक्टर थे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। ये प्राइम मिनिस्टर जी को आर्म्ड सिक्योरिटी कवर देते हैं। आप इनकी यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है एन वल्लभमथी जी, ये चंद्रयान 3 का जो आपको वॉइस जो काउंटडाउन सुन रहा था 10, 9, 8, 7, ये इन्हीं की आवाज थी। शी पास्ट अवे। इन्होंने इससे पहले RISAT-1 जो प्रोजेक्ट था इसरो को, उनकी भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरह काम किया है। पहली पर्सन थी जिनको अब्दुल कलाम अवार्ड भी मिला था। तो आपको ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। सबसे पहले तो 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया, जिसका थीम था इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय न्यूट्रिशन। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हर साल मनाया जाता है। इसमें लोकल और ग्लोबल कम्युनिटीज को जो है न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है। देन है इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, 2 सितंबर को मनाया गया है इस बार। वैसे ये सितंबर के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। इसमें जो कॉमन वल्चर होते हैं, गिद्ध बोलते हैं जिनको,
उनकी कंजर्वेशन के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है, क्योंकि ये नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, तो ये इनका जो कंजर्वेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे होता है, जिसका एम क्या है, कोकोनट की इंपॉर्टेंस के और बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताना। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट्स का, जो कि पूरी दुनिया में जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। देन है नेशनल टीचर्स डे, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे और वर्ल्ड टीचर्स डे डिफरेंट है, ध्यान रखना है। नेशनल टीचर्स डे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के और सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ था। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल टीचर डे मनाया जाता है। आगे इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं उनके इफेक्ट बताए जाते हैं, कि लोगों को एजुकेशन, हाउसिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करने के लिए अवेयर किया जाता है। इस दिन सेंट मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, जिनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे की, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाएगा इस बार। थीम क्या है, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। आगे बात करते हैं वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की, ये भी 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये बाकी के हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो इनके लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।